दोस्तों, क्या आप भी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यूपीएससी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप कंप्लीट एंड तक बने रहिएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको यूपीएससी एग्ज़ाम की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ। एंड आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि क्वालिफ़िकेशन क्या रहती है, फॉर्म फिल कब होते हैं और एग्ज़ाम फ़ीस कितनी लगती है, एज क्राइटेरिया क्या होता है, कितने अटैम्प्ट्स दे सकते हैं और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यूपीएससी के फुल फॉर्म के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर ये यूपीएससी की फुल फॉर्म क्या होती है। आपको पता होना भी चाहिए। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए। तो देखिए, यूपीएससी की फुल फॉर्म होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या होती है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अब इसका हिंदी में भी आपको मतलब पता होना चाहिए। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका हिंदी में मतलब होता है संघ लोक सेवा आयोग, है ना। संघ लोक सेवा आयोग, ये बात आपको याद होनी चाहिए। ओके, अब देखिए यहाँ पर होता क्या है। ये जो यूपीएससी है ना, ये जो यूपीएससी है, ये क्या है, एक एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है। जैसे कि एनटीए हो गया, वो जेई मेंस और भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स को जो है जेई मेंस, नीट, इस तरह की जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती है। ठीक उसी प्रकार आईएएस, आईपीएस, आईएएस, आईएफएस, इस तरह के काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स होते हैं एनडीए तक, है ना। एनडीए का जो एग्ज़ाम होता है ना, वो भी कौन कंडक्ट कराती है? तो यूपीएससी कंडक्ट कराती है। यूपीएससी क्या है? एक संस्था है, ध्यान रखिएगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका हम हिंदी में मतलब है इसका संघ लोक सेवा आयोग। ओके, एंड मैंने आपको बता दिया ये जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। एंड यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये जो है अगर आप यूपीएससी का जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो तो आपको ये सारी पोस्ट देखने को मिलती हैं। आपका जो है इन पोस्ट पर जो है सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पर देखिए, आपका ग्रुप ए और ग्रुप बी, यही दो ग्रुप होते हैं। एंड ग्रुप ए और ग्रुप बी की पोस्ट पर ही आपका जो है सिलेक्शन होता है, अगर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक कर देते हो तो। ओके, अब यहाँ पर देखिए, अगर आपने यूपीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया तो आपको आईएएस, आईपीएस, आईईएस और आईएफएस जैसी पोस्ट देखने को मिलेंगी एंड वहाँ पर आपका जो है सिलेक्शन होगा। एंड यहाँ पर बात करें, आपके जो क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। देखिए, काफ़ी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन होते हैं कि इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए होगा, इसमें फॉर्म फिल कब कर सकते हैं, ना, फॉर्म फिल कब होते हैं, किस मंथ में होते हैं, है ना। एंड इसके बाद एग्ज़ाम फ़ी कितनी लगती है ना, एग्ज़ाम फ़ी कितनी लगती है ये भी आप जानना चाहते होंगे। एंड इसके बाद एज क्राइटेरिया क्या होता है। देखिए, एज क्राइटेरिया होता है और एज क्राइटेरिया को आपको ध्यान में भी रखना है। ये कैटेगरी वाइज होता है एंड जो फीस है ना आपकी, वो भी कैटेगरी वाइज डिपेंड करती है। एंड यहाँ पर आप देखेंगे कितने अटैम्प्ट्स दे सकते हैं, है ना। अटैम्प्ट्स भी इसमें लिमिटेड होते हैं एंड ये जो है कैटेगरी पर डिपेंड करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया। एंड इसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, है ना, ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये वाला क्वेश्चन 6 नंबर, क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न आपको पता होना चाहिए और इस पर हम डीप चर्चा करने वाले हैं, डीप नॉलेज इसमें लेने वाले हैं। इसके बारे में मैं आपको बिल्कुल डीप में बताऊंगा कि आपका ये सिलेबस क्या होता है, किस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हो इसे। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। अब देखिए, ये मैंने आपको बता दिए यूपीएससी की फुल फॉर्म एंड हिंदी में मतलब, और ये ग्रुप बता दिए किस किस ग्रुप की पोस्ट होती हैं। एंड ये सारी पोस्ट हैं, और भी इससे ज़्यादा पोस्ट होती हैं, मैंने कुछ ही लिखे हैं। इस तरह की पोस्ट पर आपका क्या होता है, सिलेक्शन होता है, जो कि ग्रुप ए और ग्रुप बी की पोस्ट होती हैं। एंड ये सारे आपके क्वेश्चन हैं। तो आप चलिए, एक एक क्वेश्चन को मैं बारी बारी से लिख रहा हूँ एंड आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, अभी तक आपने मोटी मोटी जानकारी तो प्राप्त कर ली कि यूपीएससी क्या होता है और उसमें हमारे क्या क्या क्वेश्चन थे, वो हम बारी बारी से डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है। तो देखिए, इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी होती है वो होती है ग्रेजुएशन। आपको कम से कम इसमें ग्रेजुएशन चाहिए होगा। बिना ग्रेजुएशन के आप इस एग्जाम में नहीं बैठ सकते, इस बात को आप अपने दिमाग में फिट कर लें। अब यहाँ पर आप देखिए, ग्रेजुएशन भी काफ़ी सारी होती है ना, कई कई स्ट्रीम्स में होती हैं, कई सब्जेक्ट में होती हैं। तो इसमें जो है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को टारगेट नहीं करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, जैसे यहाँ पर बीए हो गया, बीएससी हो गया, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, है ना, और भी काफ़ी सारी ग्रेजुएशन होती है। तो किसी भी स्ट्रीम में आपकी ग्रेजुएशन है तो आप इस एग्जाम में बैठ जाएंगे। यहाँ यानी कि आपकी इंजीनियरिंग या मेडिकल है, फिर भी आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं।
ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया कि ग्रेजुएशन चाहिए मिनिमम, है ना, और किस तरह की ग्रेजुएशन चाहिए मैंने आपको बता दिया। किसी भी स्ट्रीम में आपकी ग्रेजुएशन है तो आप इस एग्जाम में बैठने के योग्य हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसके फॉर्म कब आते हैं, है ना, ये भी हमारा दूसरा डाउट था। देखिए इसके जो फॉर्म है ना वो फरवरी में आते हैं, है ना। इसके जो फॉर्म है हर साल, है ना, हर साल कब आते हैं, इसके फॉर्म हर साल फरवरी में भरे जाते हैं, है ना। ऑनलाइन भरे जाएंगे, तो इसकी वेबसाइट पर आप जाएंगे तो वहां से आप इजीली फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरना नहीं आता है तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं आपको फॉर्म भरना भी बता दूंगा। तो इस तरह से आप देखेंगे आपके 2 क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर निपटा दिया है, जो कि ग्रेजुएशन चाहिए होती है। मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है, और इसके फॉर्म कब आती है, तो हर साल फरवरी में इसके फॉर्म भरे जाते हैं। अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इसकी एग्जामिनेशन फीस कितनी जाती है। तो देखिए एग्जामिनेशन फीस जो है कैटेगरी वाइज डिपेंड करती है कि आप किस कैटेगरी में हैं, उसके हिसाब से आपको फीस देनी होगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम फीस किस तरह से दी जाएगी। तो जो जनरल की कैटेगरी में आते हैं जो स्टूडेंट्स, और जो ओबीसी मेल हैं या फिर ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आते हैं, तो उनको जो है 100 रुपये की फीस देनी होगी, एग्जामिनेशन फीस, है ना। जो आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको 100 रुपये लगने वाले हैं। लेकिन जो एससी, एसटी, फीमेल और पीडब्ल्यूडी, है ना, पीडब्ल्यूडी, तो उनको जो है कोई भी फीस नहीं देनी है ना, उनको 1 भी रुपये देने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ फ्री होता है। तो ये होता है कैटेगरी वाइज, है ना। तो फीस किस तरह से दी जाती है आपको पता लग गया। कैटेगरी वाइज ये डिपेंड करती है। अगर आप जनरल, ओबीसी मेल या फिर ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आते हैं तो आपको जो है 100 रुपये देने होंगे। अगर आप एससी, एसटी, फीमेल, एससी एसटी में जो फीमेल है या फिर पीडब्ल्यूडी है तो उनमें आपको 1 भी रुपए देने की जरूरत नहीं है, आपका फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट भरा जाएगा। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको एज कितनी चाहिए, है ना। इसमें एज लिमिट भी आपके लिए दी गई है। तो इसमें आपकी मिनिमम एज जो होनी चाहिए ना वो होनी चाहिए 21 साल की, है ना। 21 साल की आपकी कम से कम न्यूनतम उम्र होनी चाहिए, तभी आप इस एग्जाम में बैठ पाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपकी मिनिमम एज कितनी हो, 21 साल हो। और 21 साल लगभग हर स्टूडेंट की हो ही जाती है जब वो ग्रेजुएशन पास आउट करता है, तो है ना। अगर वो 18 साल में इंटर पास करता है तो जब वो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेगा तो वो 21 साल तक उसकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होगी, एंड उसकी जो उम्र है वो भी 21 साल हो जाती है। तो इस तरह से जो है वो एग्जाम में बैठ सकता है। तो ये सारी चीजें आपको पता लग गई। एंड इसके बाद भी हमारे कुछ क्वेश्चन थे, चलिए उन्हें भी हम समझते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था एज के बारे में, तो एज के बारे में जो है कैटेगरी वाइज क्राइटेरिया होता है, एज लिमिट क्राइटेरिया, है ना। इसके बारे में हम डीप में समझते हैं। तो देखिए एज लिमिट क्राइटेरिया क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, मतलब उसमें मिनिमम एज आपकी कितनी चाहिए, 21 साल की मिनिमम एज, यानी न्यूनतम उम्र कितनी, 21 साल की चाहिए। लेकिन बात करते हैं अधिकतम उम्र कितनी चाहिए, है ना। मैक्सिमम एज भी होनी चाहिए, तभी तो उसके बीच में ही आप एग्जाम में बैठ पाएंगे। तो यहाँ पर जो है जो अपर लिमिट है ना, अपर एज लिमिट या फिर मैक्सिमम एज आप कह सकते हैं। तो इसमें देखिए कैटेगरी वाइज होता है। जनरल के लिए मैक्सिमम एज कितनी है, 32 ईयर्स, है ना, यानी अपर एज लिमिट कितनी है, 32 साल है। ओबीसी के स्टूडेंट्स के लिए 35 साल अपर एज लिमिट है, और एससी, एसटी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए अपर एज लिमिट 37 साल की है। क्लियर है, इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर होगी। अब बात करते हैं अटेम्प्ट्स, है ना। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आप कितने दे सकते हो, क्योंकि इसकी भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में भी लिमिट होती है। तो देखिए इसमें क्या है, जनरल के स्टूडेंट्स के लिए क्या है, 6 अटेम्प्ट्स देने होते हैं, यानी कि 6 अटेम्प्ट्स वो देंगे, इससे ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। अगर 6 अटेम्प्ट्स में उनसे क्लियर नहीं होता है यूपीएससी तो वो आगे इसमें एग्जाम में नहीं बैठ सकेंगे, है ना। एंड इसके बाद जो ओबीसी के स्टूडेंट्स हैं उनको जो है मैक्सिमम 9 अटेम्प्ट्स देखने को मिलेंगे, है ना। ओबीसी के स्टूडेंट्स के लिए मैक्सिमम 9 अटेम्प्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। एंड जो एससी, एसटी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई लिमिट नहीं है, यानी कि वो एग्जाम कितनी भी बार दें तो वो एग्जाम दे सकते हैं। क्लियर है, तो एससी, एसटी के लिए नो लिमिट होता है, याद रखेंगे। एंड इसके बाद हम बात करते हैं जो आपके डिसेबल्ड, सर्विसमैन, पर्सन विद डिसेबिलिटी, इनके कैटेगरी में अगर आप आते हो तो आपको जो है अपर एज लिमिट कितनी देखने को मिलेगी। डिसेबल्ड के लिए 35 साल की, और सर्विसमैन के लिए 37 साल की, और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 42 साल की जो है
अपर एज लिमिट देखने को मिलेगी। ओके, क्लियर है बिल्कुल। एंड अगर आप इन तीनों में से किसी कैटेगरी में आते हो तो आपको 9 अटेम्प्ट्स का मौका मिलता है ना, 9 अटेम्प्ट्स आप दे सकते हो। तो इस तरह से जो है ये एज लिमिट क्राइटेरिया था, जो कि मैंने आई होप आपको अच्छे से समझाया होगा एंड आप सारी चीज़ें अच्छे से समझे होंगे, है ना। एंड फ्रेंड्स, यहीं पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ, काफ़ी स्टूडेंट्स के दिमाग में ये डाउट आता है कि अगर हमने फॉर्म फिल कर दिया लेकिन हम एग्जाम में नहीं बैठे तो वो हमारा अटेम्प्ट माना जाएगा या नहीं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, वो आपका अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर आपने प्रीलिम्स जो आपका होता है, पहला एग्जाम प्रीलिम्स होता है, फिर मेन, फिर इंटरव्यू, ये तो आप जानते होंगे। तो अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया, प्रीलिम्स दे दिया एंड इसके बाद मेंस आपने नहीं दिया तो वो आपका एक अटेम्प्ट माना जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है एंड ये आपको अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि यही गलतियां मेजरली स्टूडेंट्स करते हैं एंड इसी वजह से वो नहीं निकाल पाते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कितने आप अटेम्प्ट दे सकते हो एंड अटेम्प्ट्स को आपको ध्यान में रखना है एंड इसके बाद जो है आप इस एग्जाम की अच्छे से तैयारी करिएगा। तो ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को ले लेते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में, क्योंकि अगर आपको एग्जाम पैटर्न नहीं पता है तो आप इस एग्जाम को कैसे ही क्लियर कर पाएंगे, है ना। तो एग्जाम पैटर्न को हम बिल्कुल बारीकी से समझने वाले हैं, बिल्कुल डीप में जाएंगे, क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो अब हम समझते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में कि आखिर इसका एग्जाम पैटर्न कैसे होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एग्जाम आपका 3 पार्ट्स में होता है। पहला आपका प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर आपका इंटरव्यू होता है, देन इसके बाद आपको सिलेक्शन हो जाता है। तो देखिए अब हम समझते हैं, जैसे कि यूपीएससी एग्जाम मैंने आपको बताया 3 पार्ट्स में होता है। पहला पार्ट आपका होता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, है ना, प्रीलिम्स एग्जाम कहते हैं जिसे। तो इसमें जो है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, है ना, जो 4 या 5 ऑप्शन आपके सामने होंगे, उसमें से आपको राइट ऑप्शन पे टिक करना रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव टाइप आपका जो है ये क्वेश्चन रहेंगे। एंड इसके बाद जो आपका होता है मेंस एग्जाम, है ना, मेंस एग्जामिनेशन, ये आपका होता है डिस्क्रिप्टिव टाइप, है ना, ये आपका होता है डिस्क्रिप्टिव टाइप, यानी कि इसमें आपको लिखना होता है, यानी कि पेपर पेन आपको मिलेगा, वहां पर आपको लिखना है ना, लिखने वाला होता है। तो यहाँ पर आप बात करें, फिर इसके बाद, है ना, इसके बाद आपका होता है इंटरव्यू, है ना, जिसे हम पर्सनैलिटी टेस्ट कहते हैं। इसमें लॉजिकल सवाल आपसे पूछे जाएंगे। इंटरव्यू जो आपका होगा तो उसमें जो है काफ़ी सारे लॉजिकल सवाल पूछे जाते हैं। तो इस तरह से ये 3 पार्ट्स में आपका एग्जाम होता है। अब बात करते हैं जो आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो आपका प्रीलिम्स होता है ना, जो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, यानी प्री का एग्जाम होता है, इसमें आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है ना, नेगेटिव मार्किंग होती है। एंड इसके बाद जो आपका मेंस एग्जाम होता है ना, मेंस एग्जाम होता है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। हालांकि इसे मैं आगे आपको और डीप में समझाऊंगा, बट आप समझिए जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की, एंड जो आपका मेंस एग्जाम है उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया एग्जाम पैटर्न कैसे होता है। अब मैं डीप में जाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करते हैं, यानी इसमें क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, कैसे आपको तैयारी करनी है। इसके बाद मेंस के अंदर किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, है ना, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। कौन जो है पेपर क्वालिफाइंग नेचर का होता है और कौन जो है आपके मेरिट के बिहाव पर आपको मार्क्स देने की कोशिश करेगा। तो इसे हम डीप में समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अब हम समझने वाले हैं एग्जाम पैटर्न में जो आपका पहला एग्जाम होता है प्रीलिम्स का एग्जाम। तो अब हम जानने वाले हैं प्रीलिम्स के एग्जाम में क्या क्या होता है, कब कब एग्जाम होता है और किस तरह से एग्जाम होता है ना। तो दोस्तों आपका जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है वो 1 दिन का एग्जाम होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं 1 डे एग्जामिनेशन होता है। एंड यहाँ पर आप देखेंगे ये एग्जाम जो है मई में होता है, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। फरवरी में आपने फॉर्म भरा, देन आपका मई में एग्जाम हो जाएगा। एंड इसके बाद 2 पेपर देने होते हैं, जो कि आपको ध्यान रखना है। 1 दिन का एग्जाम है और 1 दिन में ही आपको 2 पेपर देने हैं, और दोनों पेपर जो है 200 मार्क्स के होने वाले हैं, है ना, प्रत्येक पेपर 200 मार्क्स का होने वाला है। क्लियर है बिल्कुल। अब यहाँ पर आप देखेंगे नेगेटिव मार्किंग, जैसा कि मैंने आपको बताया प्रीलिम्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, और कितनी होती है 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। कैसे, अगर आपने एक गलत उत्तर कर दिया, है ना, मान लीजिए आपका एक उत्तर गलत हो गया, तो ऐसे में क्या होगा, आपका
माइनस का 1/3 काट लिया जाएगा, इतने नंबर आपके काट लिए जाएंगे। तो ये बात आप ध्यान रखना, आपका प्रीलिम्स का एग्जाम जो होगा ना उसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो आपका एग्जाम है प्रीलिम्स का 1 दिन में होता है और इसमें 2 सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि 2 पेपर होते हैं और दोनों पेपर 200-200 मार्क्स के होते हैं। तो अब दोनों पेपर्स के बारे में भी हम जानेंगे कि दोनों पेपर्स किस तरह के होते हैं, है ना, किस तरह से उसमें मार्क्स डिसाइड होते हैं, कौन सा पेपर क्वालिफाइंग नेचर का होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, जो प्रीलिम्स का एग्जाम है 1 दिन में होगा और 2 पेपर आपके होने वाले हैं। तो दोनों पेपर कितने मार्क्स के होंगे, कितना टाइम आपको मिलेगा, इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, पहला आपका पेपर होगा जनरल स्टडीज पेपर 1, दूसरा आपका पेपर होगा जनरल स्टडीज पेपर 2। ठीक, अब इसमें देखिए जो आपका पेपर नंबर 1 होगा ना, पेपर नंबर 1 आपका 200 मार्क्स में होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, और इसके लिए आपको टोटल 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, टोटल 2 घंटे का टाइम दिया। एंड इसके बाद जो आपका दूसरा पेपर होगा जनरल स्टडीज पेपर 2, जिसे हम कहते हैं कि सी सेट, जिसका नाम दूसरा नाम क्या है, सी सेट, यानी कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ओके, तो ये पेपर आपका होगा उसी दिन में होगा जिस दिन ये आपका पेपर होगा, दोनों पेपर एक ही दिन में होंगे। और दूसरा पेपर में आपको जो है 200 मार्क्स दिए जाएंगे, 200 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे एंड आपको 2 घंटे का ही इसमें भी टाइम मिलेगा और 200 मार्क्स इसमें आपको मिलने वाले हैं। तो ये जो है बेसिक नॉलेज है, आपको ध्यान रखना है कि जो आपका जनरल स्टडी पेपर 1 होता है उसमें 200 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे और 2 घंटे का टाइम मिलेगा। सेम इसी तरह से 200 मार्क्स का जो आपका दूसरा पेपर है इसमें भी 200 मार्क्स मिलेंगे और 2 घंटे का ये भी पेपर होने वाला है। अब देखिए जो आपका पेपर नंबर 1 है इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या क्या टॉपिक्स हमें तैयार करने चाहिए, और जो आपका दूसरा नंबर पेपर है इसमें क्या क्या पूछा जाता है, इसके ऊपर हम डीप में बात करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, 2 पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज पेपर 1, जनरल स्टडीज पेपर 2। तो हम सबसे पहले जनरल स्टडीज पेपर 1 के सिलेबस के ऊपर बात करते हैं, किसमें क्या क्या सिलेबस से आपके क्वेश्चंस आएंगे, है ना, सिलेबस क्या है। तो आप देख सकते हैं ये जो मैंने लिख रखा है, इतना आपका सिलेबस रहने वाला है पेपर 1 का। तो इसमें आपको देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, आपको ये इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के जो एग्जाम होते हैं ना, जैसा कि आपको पता है बहुत टफेस्ट एग्जाम है, तो भाई इसमें से क्वेश्चन घुमा करके पूछेगा और बिल्कुल डीप में क्वेश्चन पूछने वाला है। एंड इस एग्जाम की तैयारी, यूपीएससी की तैयारी करने का सबसे सही तरीका ये है कि आप प्रीलिम्स को टारगेट ना करें, बल्कि आप मेंस को टारगेट करते हुए चलें, जिससे कि प्रीलिम्स उसमें ही कवर हो जाए, है ना। क्योंकि अगर आपने सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी की फिर उसके बाद मेंस में बहुत कम टाइम मिलता है, आप उसमें तैयारी नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से काफ़ी स्टूडेंट जो है प्रीलिम्स का एग्जाम क्रैक भी कर लेते हैं लेकिन मेंस में रह जाते हैं। तो आपको करना क्या है, मेंस की तैयारी करनी है, प्रीलिम्स तो ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। एंड इसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडिया, है ना, हिस्ट्री ऑफ इंडिया आपको पता होना चाहिए। एंड इंडिया नेशनल मूवमेंट, है ना, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड इसके बाद इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, है ना, जियोग्राफी के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंडियन की जो वर्ल्ड एंड जियोग्राफी है उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके बाद इंडियन पॉलिटिक, है ना, पॉलिटिक के बारे में और गवर्नेंस के बारे में आपको जानकारी अच्छी से होनी चाहिए। एंड इसके बाद इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, इसके बारे में आपको बिल्कुल अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद जनरल इश्यूज ऑफ इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, है ना, इसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, है ना। बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, इसके बारे में भी आप अच्छे से पढ़ेंगे। एंड इसके बाद जो आपका जनरल साइंस होता है इसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो इतना अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपका पेपर 1 का सिलेबस रहने वाला है जी। एंड इसके बाद जो आपका पेपर 2 है, जनरल स्टडीज पेपर 2, उसमें क्या सिलेबस होता है, चलिए उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि अभी हमने जाना जनरल स्टडीज पेपर 1 का सिलेबस, अब हम जानने वाले हैं जनरल स्टडीज पेपर 2 का सिलेबस क्या होने वाला है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है, जिसमें पहला आपका टॉपिक होता है कॉम्प्रिहेंशन, है ना, इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, जो आपका इंटरपर्सनल स्किल्स होता है ना, उसमें आपको जो है कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे से आना चाहिए। एंड इसके बाद जो आपका लॉजिकल रीजनिंग होता है एंड एनालिटिकल एबिलिटी होता है, इस पर भी आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। एंड इसके बाद
डिसीजन मेकिंग, है ना, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके जो है ब्रेन होना चाहिए इस लेवल का। तो इसलिए आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़ने हैं। इसके बाद जो आपका जनरल मेंटल एबिलिटी होता है ये आपको पढ़ना है। इसके बाद बेसिक न्यूमेरेसी जो कि आपका क्या है क्लास 10th लेवल का, है ना, क्लास 10th लेवल का आपको बेसिक न्यूमेरेसी पढ़ना है। इसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन आपको पढ़ना है जो कि क्लास 10th लेवल का होने वाला है। तो ये सारा कुछ आपको पढ़ना है किसमें, पेपर 2 के लिए, है ना। तो ये सारा हो गया आपका पेपर 1 और पेपर 2। अब हम बात करने वाले हैं, देखिए अभी तक तो हमने प्रीलिम्स के बारे में जाना है, अब हम जानने वाले हैं मेंस। मेंस में आखिर क्या क्या पूछा जाता है, कितने पेपर होते हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि उसमें जो है ज़्यादा पेपर होते हैं, है ना, और ज़्यादा टाइम भी लगता है उसमें, तो उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के बारे में जाना, अब हम जानने वाले हैं जो आपका मेंस एग्ज़ाम होता है, इसके बारे में हम जानने वाले हैं कि इसमें कितने पेपर होते हैं, कितना टाइम मिलता है ना, और किस लैंग्वेज में ये पेपर होता है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो है टोटल 9 पेपर होते हैं, यानी 9 पेपर का आपको एग्ज़ाम देना होता है, ठीक। इसके बाद जो आपका प्रत्येक पेपर जो होगा ना वो 3 घंटे का होगा। जो आपके 9 पेपर हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें ज़्यादा पेपर होते हैं किसके कंपैरिजन में, प्रीलिम्स के कंपैरिजन में। तो इसमें आपके टोटल 9 पेपर होने वाले हैं और हर पेपर के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलने वाला है। और काफ़ी स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि लैंग्वेज क्या रहेगी, है ना, हिंदी आती है हमें तो इंग्लिश आती है। अगर आपको हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी एक लैंग्वेज आती है तो आप इस एग्ज़ाम को कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको पेपर देखने को मिलता है। तो इतने डाउट्स आपका क्लियर हो गए होंगे कि मेंस के एग्जाम में 9 पेपर होते हैं और हर पेपर के लिए 3 घंटे का टाइम दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसमें 9 पेपर कौन कौन से होते हैं ना। चलिए दोस्तों हम 9 पेपर के बारे में बिल्कुल अच्छे से जान लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया मेंस एग्जाम में आपके टोटल 9 पेपर होंगे। अब 9 पेपर होंगे तो कौन कौन से 9 पेपर होंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका पहला पेपर होता है इंडियन लैंग्वेज पेपर, है ना। इसमें आपका लैंग्वेज पेपर होता है ना, जो भी आपकी लैंग्वेज है उसमें आपका पेपर होगा। एंड इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज पेपर, आपका एक इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा। इसके बाद एस्से का पेपर होगा, है ना, एस्से पेपर जिसमें आपको एस्से लिखना रहेगा। इसके बाद जनरल स्टडीज पेपर 1, फिर आएगा जनरल स्टडीज पेपर 2, फिर आएगा जनरल स्टडीज पेपर 3 एंड जनरल स्टडीज पेपर 4। तो जनरल स्टडीज के कितने पेपर, 4 पेपर, और ये आपके 3 पेपर, 7 पेपर हो गए। एंड इसके बाद 8वां आपका पेपर होगा ऑप्शनल पेपर 1। इसके बाद 9वां पेपर होगा ऑप्शनल पेपर 2। तो ये ऑप्शनल पेपर क्या है, देखिए ये पेपर जो है काफ़ी आसान हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इसमें जो है ऑप्शनल होता है। जिस भी सब्जेक्ट पर आपकी अच्छी पकड़ है उस सब्जेक्ट को आप यहाँ पर लगा सकते हैं, क्योंकि ऑप्शनल पेपर है ना। तो इसमें आप जिस भी सब्जेक्ट पे आपकी अच्छी पकड़ है तो वो आप लगा सकते हो। तो ये दोनों पेपर काफ़ी आसान हो जाते हैं, है ना। एंड इसके बाद जो ये 7 पेपर हैं ये थोड़े से टिपिकल हो जाते हैं, तो इन्हें आपको अच्छे से पढ़ना रहेगा। इस सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक रहने वाला है वो भी मैं आपको बताऊँगा, बट उससे पहले आप समझिए कि ये जो 7 पेपर हैं इन 7 पेपर में प्रत्येक पेपर जो होगा वो 250 मार्क्स का होगा, यानी कि 250 मार्क्स का होगा, है ना। प्रत्येक पेपर कितने नंबर का होगा, 250 नंबर का होगा। तो इस तरह से आपके टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, तो आपके टोटल नंबर हो जाएंगे 1750। अब आपके दिमाग में डाउट आया होगा कि यहाँ पर तो 9 पेपर हैं तो आपने 7 पेपर क्यों लिखा। तो 7 पेपर इसलिए लिखा है क्योंकि 2 आपके ऑप्शनल पेपर हैं, है ना। तो 2 आपके ऑप्शनल है तो 7 पेपर हो गए। तो 7 पेपर जो आपके 250 नंबर के होंगे। तो इस तरह से आपका कितना हो गया, 1750 नंबर हो गया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ हर पेपर के अंदर क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, कितने नंबर के आएंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया था नेगेटिव मार्किंग जो है मेंस में नहीं होती है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके 9 पेपर होते हैं, तो 9 पेपर के बारे में आपको बताऊंगा, जिसमें कि आपका पहला पेपर होता है पेपर 1, जिसमें आपसे पूछा जाएगा एस्से, है ना। एस्से राइटिंग होगा आपका सिंपल, आपको एक एस्से लिखना होगा और वो एस्से आपका 250 नंबर यानी कि 250 मार्क्स का होगा, है ना। 250 मार्क्स का आपका जो है एस्से रहने वाला है। तो आपको एक एस्से लिखना है, कोई भी टॉपिक आपको दे देंगे तो उस पर आपको एस्से लिखना है और 250 मार्क्स का ये पेपर आपका होने वाला है, सिंपल। एंड इसके बाद जो आपका दूसरा पेपर होता है पेपर 2 यानी कि जनरल स्टडीज पेपर 1, इसमें आपसे पूछा जाएगा इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी,
है ना, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि रिटन में होंगे। मैंने आपको बता दिया मेंस आपका रिटन एग्जाम होता है और प्रीलिम्स आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। तो आपको जो है इस पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए, अच्छे से तैयारी होनी चाहिए, तभी आप लिख पाएंगे, है ना। तो ये सारे टॉपिक्स आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में आपको समझ में आ गया। अब मैं पेपर 3 एंड पेपर 4 के बारे में आपको बताता हूँ। बोर्ड थोड़ा छोटा है, इस वजह से दोबारा लिखना पड़ता है, एंड अगर बोर्ड बड़ा होता तो एक ही में आ जाता है ना, तो आप मैनेज करिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं पेपर 3 और पेपर 4 के बारे में। तो पेपर 3 में आपसे क्या पूछा जाएगा, जो कि जनरल स्टडीज का पेपर 2 होगा। इसमें आपसे पूछा जाएगा गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। इससे रिलेटेड आपके जो है क्वेश्चंस आएंगे। तो इतने सारे टॉपिक्स को आपको अच्छे से तैयारी करना है, और ये जो है आपके 250 मार्क्स के होने वाले हैं। क्लियर है? बिल्कुल। इसके बाद जो आपका पेपर नंबर 4 होगा, जनरल स्टडीज का पेपर 3, है ना, इसमें आपसे पूछा जाएगा टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, बायोडाइवर्सिटी एंड सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है ना। तो इस तरह से आपका ये भी 250 नंबर का हो जाएगा। तो इस तरह से आपका पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 तक हमने जान लिया। आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, क्योंकि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसने आपको अच्छे से पढ़ना है। चलिए अब हम पेपर 5 और पेपर 6 के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं पेपर 5 और पेपर 6 के बारे में। तो पेपर 5 में आपसे जो जनरल स्टडीज का पेपर 4 होगा, इसमें आपसे पूछा जाएगा एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, है ना। इन 3 टॉपिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे, तो इन्हें भी आपको अच्छे से पढ़ना है, और ये आपको 250 मार्क्स देकर जाएंगे, यानी 250 मार्क्स आपको देकर जाएंगे। इसके बाद जो आपका पेपर नंबर 6 होता है, जिसका नाम होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट, है ना। ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर 1 होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मेंस में 2 ऑप्शनल पेपर होते हैं, जिसमें कि आपका पेपर 1 और पेपर 2 होता है। तो इसमें जो है आप अपने मन पसंद से किसी भी सब्जेक्ट को ऐड कर सकते हो। तो जो भी आपका सब्जेक्ट अच्छा है उसे आप लगाएंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, है ना। तो इसमें कोई फिक्स सिलेबस तो है नहीं। तो इसमें आपको क्या करना है, जिससे भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन की है वही सब्जेक्ट लगाइएगा, क्योंकि उसमें आपने अच्छे से पढ़ा होगा, है ना। तो ये आपका पेपर 1 हो गया, जो कि 250 मार्क्स देकर जाएगा। 250 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो ये हमारा पेपर 5 और पेपर 6 हो गया। अब हम पेपर 7 और पेपर 8 और पेपर 9 के बारे में भी जान लेते हैं, जिससे कि हमें मेंस का पूरा कंप्लीट सिलेबस के बारे में पता लग जाएगा। तो दोस्तों, हमने पेपर 6 तक के बारे में जान लिया है। अब हम बात करते हैं पेपर 7 के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, पेपर 7 आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट वाला होता है, जो कि पेपर 2 होता है ना। पेपर 1 और पेपर 2 होता है किसमें, ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो कि पेपर 7 और पेपर 6 में होता है ना। और ये भी कितने 250 मार्क्स का होता है। तो इसे भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये ऑप्शनल है, आप इसमें किसी भी सब्जेक्ट को लगा सकते हो। एंड यहाँ पर आपको एक नोट ध्यान रखना है। नोट ये है कि जो आपका पेपर 6 और पेपर 7 है ना, पेपर 6 और पेपर 7 जो है वो ऑप्शनल है, जैसा कि आप जानते हैं, जो कि अनिवार्य है ना। ये मैंडेटरी है, इसे आपको देना ही देना है, ये कंपलसरी पेपर होता है। ओके, तो ये सारा हो गया। एंड इसके बाद हम जानने वाले हैं इंटरव्यू के बारे में, क्योंकि हमने मेंस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले लिया, प्रीलिम्स के बारे में भी जान लिया। अब हम जानने वाले हैं कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाएगा और किस तरह से कितने नंबर का आपका इंटरव्यू होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं इंटरव्यू के बारे में। तो दोस्तों, हमने प्रीलिम्स और मेंस के बारे में पूरी जानकारी ले ली है। अब हम बात करने वाले हैं इंटरव्यू के बारे में, है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपका यूपीएससी एग्जाम टोटल 3 पार्ट्स में होता है। पहला आपका होता है प्रीलिम्स, दूसरा मेंस और तीसरा इंटरव्यू। एंड इसके बाद आपकी मेरिट डिसाइड होती है। तो देखिए, इंटरव्यू में क्या आपसे पूछा जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया, इंटरव्यू में आपसे सिंपल आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है, उसमें लॉजिकल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, इसमें आपको घुमाने वाले क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे, है ना। तो वो इंटरव्यू पे ऊपर डिपेंड करता है, इसमें कुछ फिक्स सिलेबस नहीं होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं, आपका जो इंटरव्यू होगा वो टोटल कितने मार्क्स का होने वाला है। तो आपका जो इंटरव्यू होगा टोटल 275 मार्क्स का होगा, यानी कि 275 मार्क्स का आपका जो है टोटल इंटरव्यू होने वाला है, इतने मार्क्स का। ओके, एंड इसके बाद अब हम बात करते हैं मेरिट लिस्ट, है ना। हमने सभी कुछ जान लिया है कि प्रीलिम्स मेंस कितने कितने नंबर के होते हैं, क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या सब्जेक्ट है ना। अब हम बात करने वाले हैं मेरिट लिस्ट के बारे में, कि मेरिट लिस्ट आखिर किस तरह से बनेगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, उसमें से आपकी मेरिट नहीं बनती है, बल्कि जो आपका मेंस एग्जाम होता है उसके नंबर के आधार पर आपकी मेरिट डिसाइड होती है ना। तो इतनी बात आपको क्लियर होगी।
जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो आपका मेंस एग्जाम में 9 आपके सब्जेक्ट हैं, 9 आपके पेपर हैं। 9 पेपर में से कितने नंबर के बताए थे? मैंने आपको बताया था कि 1750 नंबर के आपके पेपर 1750 नंबर के पेपर होंगे, सभी पेपर मिला करके, है ना। एंड इसके बाद जो आपका इंटरव्यू है, इसके नंबर कितने हैं? 275। तो 275 और 1750, इन दोनों का अगर हम ऐड कर दें तो हमारे 2025 मार्क्स हो जाएंगे एंड 2025 हो जाएंगे। तो इस नंबर पे, है ना, इन नंबर के आधार पर ही क्या होगा? मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, है ना। 2025 नंबर के आधार पर ही क्या होगा? मेरिट लिस्ट बनेगी। इन्हीं नंबर में से क्या होगा? मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें